सो पार्ट 12 का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यानी कि हिनबू हिन को शूज गिफ्ट करता है जिसे पहनकर वो बाहर आती है तो हिनबू उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हिनबू का जूनियर उसके पास आता है और कहता है कि बॉस, आपको नहीं लगता कि आज मैम थोड़ी अलग लग रही हैं? जिसके बाद हिनबू थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, वो आज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर असिस्टेंट कहता है, नहीं बॉस, मेरे कहने का मतलब था कि आज मैम कुछ ज़्यादा गुस्से में लग रही हैं। तभी थोड़ी देर के बाद हिनसुंग उससे मिलने के लिए आता है तो उसका जूनियर उसको बोलता है कि बॉस, आपको नहीं लगता कि युनसुंग मैम से मिलने के लिए कुछ ज़्यादा आया करता है? तभी हिनबू कहता है कि नहीं, वो हर चाइना स्टोर के बारे में डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। फिर उसका असिस्टेंट कहता है और हर दिन साथ में लंच करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, साथ में वॉक करते हैं। तो फिर हिनबू कहता है कि ये सब वर्काहॉलिक लोगों की आदत होती है, कॉफ़ी पीते हुए चलते हैं, काम की बातें तभी करते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि हिनसुंग हेन के बालों को टच कर रहा था, जिसको देखने के बाद जूनियर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हिनबू बताता है कि वो दोनों कॉलेज के दोस्त हैं, पर शायद मिस्टर हिनसुंग को पता नहीं है कि हेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई और उसके बालों को टच करे। तभी जूनियर कहता है शायद उनको इतना भी ज़्यादा खराब नहीं लगता है। के बाद हिनबू उसको देखता है, देखिए वो दोनों कैसे स्माइल कर रहे हैं। उन दोनों को स्माइल करता हुआ देखकर हिनबू तो काफी ज्यादा जेलस हो रहा था, उसको युनसुंग पर तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि युनसुंग ये सारी बातों को अपने दोस्त यांग से कह रहा था, जिसके बाद यांग बोलता है इसका मतलब कि तू उस टाइम पे जेलस हो रहा था। लेकिन हिनबू तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो कहता है तू पागल है, मुझे भला जेलसी क्यों फील होगा? उन्हें जैसी बातें करना है करे, जहाँ जाना है जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये सारी चीजें बोलते हुए उसके चेहरे पर जेलसी साफ साफ नजर आ रही थी। इधर हेनसुंग और हेन साथ में मिस्टर हरमन से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में युनसुंग हेन के शू को नोटिस करता और पूछता है, तुमने ये क्या पहन लिया? तुम्हें तो हर चाइना को कुछ स्टाइलिश पहनना चाहिए था। जिसके बाद हेन तो बहुत प्राउडली बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है और मुझे पहनने के लिए भी कहा है, इसलिए मैंने पहन लिया। और जहाँ हर चाइना की बात रही तो ये ड्रेस मैंने हर चाइना का ही पहन रखा है। और रही बात हील और सैंडल की, तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए मेरे हस्बैंड को मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं मैं हील की वजह से गिर नहीं जाऊं। इसलिए उसने मुझे ये शू ला के दिया ताकि मैं कंफर्टेबल होकर चल सकूं। उससे मेरा बहुत ज़्यादा फिक्र होता है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं काट सकती थी। और वैसे भी ये शो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। हेन तो हिनबू के बारे में सोच सोच कर काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी, लेकिन हिनसुंग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद दोनों मीटिंग वेन्यू में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर युनसुंग मिस्टर हरमन के बहुत ज्यादा डार्क सीक्रेट के बारे में बता रहा था, जिस वजह से मिस्टर हरमन को हेन के स्टोर का ही डिजाइन अप्रूव करना पड़ता है। मीटिंग खत्म होने के बाद हेन हिनसुंग से कहती है कि मिस्टर हरमन के डार्क सीक्रेट सिर्फ तुम्हें ही पता थे, इसीलिए अब वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इसके बाद युनसुंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अभी कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क सीक्रेट है, की वजह से मिस्टर हरमन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी हेन कहती है तुम काफी बदल चुके हो, कॉलेज टाइम में तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। पर जो भी हो, तुम्हारा एक हेल्प मुझ पर उधार रहा है, जिसको मैं तुम्हें रीपे जरूर करूंगी। इधर हेनबू रात के समय में घर वापस जा रहा था, लेकिन उसको पीनट केक देख करके उसको हेन का याद आता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर वो घर जाने से पहले इसको पैक करवा लेता है, जिसको देखकर यंग बोलता है, क्या ये तू घर लेकर जा रहा है? जिसके बाद यंग तो चिल्लाते हुए बोल रहा था और हंस रहा था और कह रहा था कि मुझे पक्का यकीन था, मुझे शक भी था तुझ पर कि तू फिर से हेन को पसंद करने लगा है। फिर हेनबू कहता है, यार मैंने बताया था ना कि अब मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तभी हेन का मैसेज आता है। तभी यांग उसको भाग करके देखने के लिए जा रहा था। जिसके बाद वो मैसेज देखता है तो हेन ने उसको मैसेज किया था कि जल्दी घर आओ, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जिसे देखकर यांग कहता है कि कहीं ये गुड न्यूज़ तेरे उस बिल का तो नहीं है जिसमें उसने लिखा होगा कि आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा है। उसके बाद हिनबू कहता है, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। उसको इस बात के लिए मना भी करता है, मगर यान था जो मानने को तैयार नहीं था। वो तो हिनबू को कांग्रेचुलेट करने लग जाता है और उसको गले लगा लेता है, बोलता है, यार तू तो अब अमीर बन गया, मुबारक हो। उसको सुनने के बाद हिनबू को भी थोड़ा अच्छा लगने लगा था, तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर घर जा रहा था। फिर वो बहुत हैप्पीली घर पे पहुंचता है और पैनकेक देते हुए हेन को कहता है कि देखो मैं जल्दी आ गया, ताकि ये पैनकेक ठंडा ना हो जाए।
ये सुनने के बाद हेन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हेनबो उसको बोलता है, वैसे वो गुड न्यूज़ वाली बात क्या थी? इसके बाद हेन उसको एक कवर देते हुए कहती है कि खुद ही देख लो। हेनबो तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कवर खोलता है। फिर हेन कहती है कि ज़्यादा सरप्राइज मत हो जाना, कवर ओपन करो। हेनबो जब कवर खोलकर देखता है तो उसके अंदर यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर का रिपोर्ट होता है। इसे पढ़ के हेनबो तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर हेन तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली होकर उसको बताती है कि तुमने बिल्कुल सही देखा है, हमें पता है वो लोग मुझे ठीक कर सकते हैं, है ना शॉकिंगली बात। हेनबो तो शॉकिंगली कहता है क्या? फिर हेन कहती है, जिसके बाद हेन उसको बताती है कि उन लोगों ने कहा है कि मेरे ठीक होने के चांसेस 51% है। हेन कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस बीमारी से नहीं हारूंगी, गॉड मेरे साथ है और तुम भी तो मेरे साथ ही हो। ये बोलकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर ये बात सुनने के बाद हेनबो के चेहरे से तो खुशी बिल्कुल गायब ही हो जाती है। इसे वो पास के ग्राउंड में जाता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है अपनी फूटी किस्मत पर। उनके ठीक हो जाने के बाद उसे इसी फैमिली में रहना पड़ेगा, अपने रूम में आकर 51% पे गुस्सा निकाल रहा था। फिर वो सोचता है कि अगर हेन ठीक हो गई तो क्या होगा। वो याद करता है कि उसे पिछले 3 सालों में क्या क्या झेलना पड़ा है और हर छोटी से छोटी चीज के लिए हेन की पूरी फैमिली उसको डांटते रहते थे। डेली टाइम पर मीटिंग में जाओ, खाने पर टाइम से आओ, एक भी मिनट कभी लेट हो जाता था तो सब लोग उसको लेक्चर देना शुरू कर देते थे। पर हेन भी अपनी फैमिली वालों को कुछ नहीं कहती थी। हेन को अगर घर पहुंचने में लेट होती थी तो फिर वो हेनबो को ही डांट दिया करती थी। साल में 15 मेमोरियल सर्विस पर खाना बनाते हुए हेनबो की तो हालत खराब ही हो जाती थी, इसीलिए वो तो अकेले ही रोया करता था। इस फैमिली के हर लीगल लफड़ों को संभालता था, दिन रात काम करो, ये सब उसे थका चुका था। इन सारे गम को भुलाने के लिए वो ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता था, तो गम भुलाने के लिए जब वो ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता था तो 2 नमूने हमेशा उसके पीछे रहते थे, हर जगह उसको फॉलो करते रहते थे। इससे वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। इन सारी चीजों की वजह से उसे एंजाइटी वगैरह वगैरह तो होने लगा था। इसके लिए उसे काफी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी, उसे रात भर नींद भी नहीं आती थी और ऐसे लाइफ पे रोने के लिए उसके पास एक शांत जगह भी नहीं था। इसलिए वो कार वॉश पे लगाकर अंदर कार के अंदर बैठ कर के ही रोया करता था। ये सारी चीजों को याद करके हिनबू कहता है कि मैं अगले 50 साल तक ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए मैंने डिवोर्स का प्लान किया था, पर शायद मुझे वही करना चाहिए था। उसे डर भी था जब हेन को पता चलेगा कि वो उसे डिवोर्स देना चाहता है तो फिर हेन उसका क्या हल करेगी, ये सोचकर तो उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसके बाद तो वो इमेजिन ही करने लग जाता है कि हेन ठीक हो चुकी है और वो उसको डिवोर्स पेपर देने के लिए गया है, जिसे देखकर हेन कहती है, तो तुमने मुझे धोखा देने का डिसाइड किया है। जिसके बाद वो डरते हुए कहता है कि तुम्हें तो अपनी लाइफ वापस मिल गई है, इसलिए मुझे भी मेरी जिंदगी लौटा दो। जिसके बाद हेन कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जो मुझे धोखा देता है मैं उसे जान से मार देती हूँ। ये बोलकर वो एक गन निकालती है और उसको शूट कर देती है। ये सब सोचकर हेनबू तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हमें बोंग चांडी को दिखाया जाता है जो अपने डैड की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रही होती है और कहती है, अपने बर्थडे पर कहीं चलने के लिए कहती है। इधर युनसुंग हेन से मिलने के लिए आ चुका था। हेनबू जब युनसुंग को हेन के साथ देखता है उसको तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ हो जाती है। वो तो उन दोनों के साथ ही बैठ जाता है और पूछता है, युनसुंग से पूछता है कि तुम वीकेंड पे हमारे घर पे कैसे आए हो। इसके बाद हेन बताती है कि हर चाइना ग्रुप के साथ नेगोशिएशन चल रहा है, इसके दोनों उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हेनबू कहता है, तो फिर मुझे भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, आखिर मैं भी क्वींस ग्रुप का लीगल हेड हूँ तो जानकारी मुझे भी होनी चाहिए ना। के बाद युनसुंग कहता है कि लीगल टीम बाद में इन्वॉल्व होगी, पहले दोनों कंपनियों के सीईओ के बीच में बात हो जाए, डील फाइनल हो जाए, उसके बाद लीगल अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद हेन उससे पूछती है कि हम दोनों तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो हम दोनों कहीं और चले जाते हैं। इसके बाद युनसुंग कहता है क्यों ना हम दोनों मेरे होटल चले, जिसको हिनवू कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ पर आराम से बैठकर बात करो। वो कहता है तुम दोनों आराम से शांति से बातें कर सकते हो, लेकिन हिनवू तो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसके बाद युनसुंग हिनवू को थैंक यू कहता है, तो फिर हिनवू कहता है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ की इतनी हेल्प जो कर रहे हो तुम। के बाद हेन युनसुंग से पूछती है क्या तुम्हें कॉफी चाहिए, तो फिर वो बोलता है हाँ। के बाद हेन कॉफी बनाने के लिए जाती है तो हिनवू भी उसको बोलता है कि मुझे भी कॉफी चाहिए। के बाद हेन बोलती है पर तुम तो खाली पेट कॉफी नहीं पीते हो ना। के बाद हिनवू तो थोड़ा एम्बैरेसली बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा,
जिसके बाद हेन तो कॉफ़ी लाने के लिए चली जाती है। हेन जब कॉफ़ी लेने के लिए चली जाती है तो हेनबू हेनसुंग से कहता है कि इसे मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र होती है, यानी कि इसका कहना है कि खाली पेट कॉफ़ी पीना मतलब पॉइजन पीने जैसा है, इसलिए ये मुझे कॉफ़ी पीने ही नहीं देती। मैं उसे कहता हूँ कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरा इतना ज़्यादा केयर करती हो, पर वो है जो कि मेरी फिक्र करना छोड़ती नहीं है। ये बोलकर वो तो बड़ा हंसने लग जाता है। ये सुनने के बाद हेनसुंग भी पीछे हटने वाला नहीं था, वो भी बोलता हो जाता और बोलता है कि पर हेन तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो तो मुझसे हमेशा हेल्प मांगती रहती है। वो बोलती है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो उसके साथ हूँ, इसलिए आखिर तुम ही बताओ कि मैं उसकी हेल्प क्यों ना करूँ। देखो ना, इस बार भी उसने मुझे हेल्प के लिए बुलाया, क्योंकि बीच नेगोशिएशन में बरसों लग जाते हैं, पर उसने कहा कि 2 हफ्ते में नेगोशिएशन कंप्लीट करो, चाहे हमें हर वक्त साथ में ही काम करना क्यों ना पड़े। ये सब सुनकर हेनबू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। देखने लायक था। वो उठकर चला जाता है जहाँ पर हेन कॉफी बनाकर ला रही थी, तो उसे रोककर वो कहता है कि कोई तुम्हारे बालों को टच करे, ये तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद हेन कहती है कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद हेनबू कहता है लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारे बालों को टच किया था तो तुम मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कहा था कि मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल बिगाड़ रहा था। जिसके बाद हेन कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद हेनबू तो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं अगर तुम्हारे बालों को टच करता हूँ तो तुम मुझ पर गुस्सा हो जाती हो, तो तुमने कल जब युनसुंग तुम्हारे बालों को टच कर रहा था तुम उस पर गुस्सा क्यों नहीं हुई थी, उसने भी तो तुम्हारे बालों को टच किया था। हेन कुछ बोलने जाती कि उससे पहले हेनबू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बस सबके साथ फेयर रहो, कि अगर कोई आदमी तुम्हारे बालों को टच करता है तो तुम उस पर गुस्सा करो। हेन तो चुपचाप उसकी बात सुनकर कॉफी उठाती और वहाँ से जाने लग जाती है। जाते हुए वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो समझ जाती है कि हेनबू तो काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें हेनबू को देखते हैं जो वो सोचता है कि ऐसे ही चली गई बिना कुछ कहे। जिसके बाद तो वो घर के बाहर घूम रहा था और बाहर से ही उन दोनों को देखता रहता है, मगर बातें कर रहे थे। हेनबू तो सोच रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, आखिर कौन सी बात चल रहा है जो कि ये दोनों इतना ज्यादा हंस रहे हैं। पहली बार मुझे किसी की हंसी अनोइंग लग रही है। युनसुंग भी उसको देख लेता है, जिसके बाद तो वो कर्टन बंद ही कर देता है। ये देखने के वो तो गुस्से में आकर कर्टन के सामने देखने लग जाता है। इसके बाद तो हेनबू उसको गाली देने लग जाता और कहता है कि तुझे क्या लगा तो मैं तुझ पर नजर रखना छोड़ दूंगा, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी नजरें हमेशा तुझ पर ही रहेगी। ऐसा वो इशारे में उसको कह रहा था। जिसके बाद हेनबू एक रूम के आगे खड़ा हो जाता है और बातें सुनने की कोशिश करता है, क्योंकि उस रूम में हेन और हेनबू होते जो बातें कर रहे थे। वो तो डिसाइड कर लेता है कि अब वो उन दोनों की बातें सुनकर ही रहेगा। जिसके बाद वो सोच लेता है कि अब तो मैं दरवाजा खोल के रहूंगा और मैं अंदर जाके रहूंगा, इसीलिए वो पहले ही बहाना सोचने लग जाता है कि जब मैं अंदर जाऊंगा तो क्या कहूंगा। मैं बाहर से गुजर रहा था, तभी मुझे सुनाई दिया तो मुझे लगा कि हेन मुझे बुला रही है। जिसके बाद वो रूम में चला जाता है और बिल्कुल वैसा ही करता है, मगर हेन कहती है मुझे मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। पर हेनबू तो बहाने मारना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा तो शायद मैंने गलत सुन लिया होगा, तो फिर तुम लोग बातें करो, मैं यहीं पर हूँ। ये बोलकर वो दरवाजा पर खड़ा हो जाता है, आ जाता है और वो भी युनसुंग के साथ एक डील करना चाहता था। वो चाहता था कि युनसुंग भी उसकी हेल्प करे और वो एक अच्छी डील करके ग्रैंडपा को खुश कर सके। पर हेन उसको बाहर जाने के लिए कहती है। सिचुअल तो बाहर जा ही नहीं रहा था, वो तो युनसुंग को मना ही लेता है और वो हिनसुंग से बात करने के लिए बाहर तक छोड़ आता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेनबू यांग से बात कर रहा था। युनसुंग की वजह से हेनबू का तो पूरा मूड ही ऑफ होता है। उसको बताता है कि तू अपना मूड क्यों ऑफ कर रहा है, हिनसुंग तो तेरे लिए एक नई उम्मीद है। जिसके बाद हेनबू पूछता है इसका क्या मतलब है, तू क्या बोलना चाहता है। चांस 51% है, जिसके लिए तुझे तो खुश होना चाहिए। एक आइडिया है मेरे पास जिससे तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। सोच अगर हेन और हेन दूसरे के प्यार में पड़ जाएं, तो फिर हेन तुझे डिवोर्स आसानी से दे सकती है, जिससे तुझे एलिमनी के पैसे भी मिल जाएंगे और इस फैमिली से भी आजाद हो जाएगा तू। पर हेनबू ये बात सुनने के बाद तो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये युनसुंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं उसको हेन के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। मुझे वो हिनसुंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो हेन के लिए बहुत ही ज्यादा अलग हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाएगा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद यांग तो समझ जाता है कि हेनबू तो अभी भी हेन को लाइक करता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 12 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।